चलिए आइए और एक बात हमें बताइए कि कौन कौन लोग हमारे तरह इच्छुक हैं कि इस बार 3 अगस्त के बाद जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उससे पहले जो 2025 में प्रीवियस ईयर के 101 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है ग्रुप डी का, उसका सभी प्रश्न हम देख करके जाएं। अगर जो इच्छुक हैं वही इस क्लास में रुकेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ इस क्लास के माध्यम से हम पिछले 101 शिफ्ट में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है उसी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला वीडियो हम दे चुके हैं जिसमें से वेव एंड साउंड के 97 क्वेश्चन है, उसको कंप्लीट किया गया है। 1 घंटा 15 मिनट का वो वीडियो है, उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। आज इस क्लास में सेल कोशिका से संबंधित 148 क्वेश्चन है पूछे गए हैं, ठीक है। अब उस 148 प्रश्न को कवर हमें करना है। देखना यह है कि 148 प्रश्न अगर पार्ट 1 वीडियो में कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, और नहीं अगर हुआ तो पार्ट 2 वीडियो अवश्य आएंगे। कम से कम 90 से 100 प्रश्न तो अवश्य कंप्लीट होंगे इस वीडियो में। 1 घंटा 15 मिनट का पिछली बार क्लास गया था वेव एंड साउंड का, जिसमें 97 क्वेश्चन हुआ था कंप्लीट, तो 90 प्लस तो अवश्य हो जाएंगे अगर 1 घंटा लगातार टिके रहे तो, क्योंकि चीज़ों को समझाना होता है, यूं ही खरीदना नहीं होता है, ठीक है। तो आइए, और आपका हमारे इस क्लास में स्वागत है। अगर आपको भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ सकते हैं। कैम्ब्रिज जीएस क्लास बाय श्याम सर का टेलीग्राम चैनल है। यहाँ काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रहे हैं संख्या में। साथ में यहाँ एनसीईआरटी बुक भी हम दे चुके हैं, क्योंकि जितने भी ग्रुप डी के एग्जाम हुए हैं उसमें एनसीईआरटी से संबंधित ही क्वेश्चन है। डायरेक्ट पढ़ने वाले के लिए कोई क्वेश्चन उपलब्ध नहीं है, ठीक है। अब आप स्पीडी और लुसेंट रटने वाले भूल जाइए कि हमारा रिजल्ट होगा। यहाँ देखिए टोटल हमारे पास 148 क्वेश्चन है, जो कि ये जो पीडीएफ बनाए गए हैं वह हार्ड टू इजी लेवल की ओर जाता है, इसलिए हम पीछे से आएंगे, इजी टू हार्ड लेवल की ओर से आएंगे। क्योंकि 1 नंबर प्रश्न से अगर चलेंगे तो हार्ड टू इजी लेवल को दृष्टि में देखते हुए यह पीडीएफ बनाया गया पीपीटी, पर हम नीचे से चलेंगे, 148 क्वेश्चन से चलेंगे, क्योंकि इजी टू हार्ड लेवल की ओर आगे चलेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा, चीज़ों को समझने में आपको भी क्या होंगी, आसानी होगा, ठीक है। चलिए यहाँ क्वेश्चन है लगा हुआ। हम बार बार बोलते हैं, पिछले क्लास में भी वही चीज़ बोल रहे थे कि लुसेंट और स्पीडी रटने वाले से अब रिजल्ट नहीं होंगे, आपको एनसीईआरटी की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे यहाँ प्रश्न आप देख रहे हैं, ऑप्शन भी आप देख रहे हैं, क्या लगता है कि बिना बेसिक जानकारी के इस प्रश्न का सॉल्यूशन आप कर पाओगे? नहीं, कभी नहीं, ये संभव ही नहीं है, ठीक है, ये संभव ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए आइए और 148 क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर लगाओ। कौन सी प्राथमिक विशेषता माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहलाने की अनुमति देता है? देखिए जब हम स्पीडी पढ़ रहे थे उस समय डायरेक्ट पढ़ रहे थे कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। आत्महत्या की थैली किसे कही जाती है? लाइसोसोम को। ऐसा प्रश्न हम पढ़ रहे थे, पर अब यहाँ पढ़ के देखो ना, ये डायरेक्ट कारण ही पूछ दिया। ऐसा क्या कारण है जी जो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं? पहला ऑप्शन दे रहा है पाचन एंजाइम होते हैं इसमें प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है, यह कैल्शियम आयन को संग्रहित करता है, यह ऊर्जा को एटीपी के रूप में संश्लेषित करता है। देखिए अगर आप इस शब्द पे फोकस करके रखे हैं कि कोशिका का पावर हाउस, अर्थात वहां ऊर्जा अवश्य बनेगी, और ऊर्जा शब्द से ही अगर आप फोकस करके रखिए तो देखिए कि ऊर्जा किस में बन रहा है, तो अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा को एटीपी के रूप में संश्लेषित करता है, ठीक है, क्योंकि इसका कार्य होते हैं। हम ये बेसिक चीज बताएं कि पावर हाउस कहने का मतलब पूरी कोशिका में एनर्जी चाहिए, और एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया ही देगा, पर वह एनर्जी देता कैसे है कि ऊर्जा को एटीपी के रूप में बदल देता है, तब जाके कोशिका में एनर्जी मिलता है, ठीक है, ये होते हैं। तो ये इसका डी नंबर ऑप्शन हुआ। क्या आप बताइए कि लुसेंट और स्पीडी में डायरेक्ट रट लेने से क्वेश्चन, या स्पीडी में 1 लाइनर प्रश्न रट लेने से इसका आंसर दे पाते? इम्पॉसिबल। वो भी इस सेल कोशिका का सबसे इजी प्रश्न ये था। अभी इजी टू हार्ड की ओर हम आगे की ओर बढ़ेंगे ही। आइए अगले प्रश्न,
निम्नलिखित में कौन सा कोशिका के संरचनात्मक संगठन का एक भाग नहीं है? मतलब इसमें क्या कोशिका के, जैसे ये कोशिका हो जाते हैं, इसमें कोशिका द्रव भरा हुआ होता है, इसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। तो उस यही चीज पूछ रहा कि जब कोशिका का संरचनात्मक संगठन का एक भाग नहीं है, मतलब इस कोशिका में वह भाग अंदर में नहीं है, कौन से कोशिकांग नहीं है? जैसे देखिए कोशिका द्रव इसमें पाया जाता है, साथ में हृदय की बात पूछी जा रही है। देखते हैं नीचे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो जिसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो ये पता ही है। कोशिका भित्ति, देखिए कोशिका भित्ति सब जगह नहीं होते हैं, पर पादप जंतु में कोशिका भित्ति होता है, तो कोशिका में कोशिका भित्ति भी होते हैं, पर ये जो हृदय है वह कोशिका में नहीं होते हैं। तो कोशिका का संरचनात्मक संगठन का कौन भाग नहीं हुआ? तो हृदय कोशिका के संरचनात्मक संगठन का भाग नहीं है। तो ऑप्शन इसका क्या हो गया? बी हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे बताइए, सॉरी आगे हो गया। चलो यहां आ जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। जीव द्रव झिल्ली के भीतर जो तरल सामग्री होता है उसे क्या कहते हैं? समझो, ये कोशिका हो गया, ये कोशिका झिल्ली हो गया। इसके झिल्ली में बहुत सारे कोशिका के अंदर, बहुत सारे कोशिका के अंदर जो क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? तरल सामग्री पाए जाते हैं। तो इस कोशिका के अंदर जो तरल सामग्री पाया जाता है, जो कि कोशिका को एक निश्चित आकार देने का कार्य करता है, कौन से कोशिका के अंदर जो उपस्थित तरल पदार्थ होते हैं उसको क्या कहा जाता है? राइबोसोम कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। देखिए केंद्रक झिल्ली केंद्रक को घेर के रखेगा, कोशिका द्रव कहते हैं या कोशिका भित्ति कहते हैं। तो देखिए कोशिका भित्ति के बारे में हम आपको क्या बोल रहे हैं कि यह पादप जंतु, पादप जंतु में, पादप जंतु में, पादप जंतु में कोशिका भित्ति के चारों ओर एक और आवरण होता है जो उस कोशिका को सुरक्षित का कार्य करता है। तो ये तो कोशिका भित्ति हो गया, इसके अंदर के द्रव की बात नहीं हुई। देखिए कोशिका द्रव, जो इसमें कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है उसको कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका झिल्ली क्या बोले? कोशिका के चारों तरफ जो उसको घेर करके रखेगा, कोशिका के चारों तरफ जो उसे घेर करके रखेगा, अर्धपरागमय चयनात्मक झिल्ली होता है। तो ये तो कोशिका को घेर करके रखा हुआ। राइबोसोम कोशिका का एक अंग होता है, राइबोसोम कोशिका का एक अंग होता है। प्रश्न पूछा था तरल पदार्थ, तो तरल पदार्थ को कोशिका द्रव कहते हैं। तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। अब बताइए, ये चीज चाहिए हमें बेसिक जानकारी, ये चीज चाहिए हमें क्या? बेसिक जानकारी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न देख लीजिए क्या कहा जा रहा। कौन सा कोशिका अंगक एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करने के लिए उत्तरदायी है? अभी देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी को घुमा के यहां पूछा जा रहा है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को पावर हाउस कहते हैं, तो वह ऊर्जा को एटीपी में बदल रहा था। ये उल्टा घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया कि उस कोशिका अंग कौन है जो एटीपी के रूप में ऊर्जा को मुक्त करता है, जो एक जंतु कोशिका में विभिन्न चयापचयी कार्य में सक्षम बनाता। देखिए ये कंफ्यूज के लिए ये लाइन दिया, आपका आंसर ऊपर वाले लाइन से ही आ जाएंगे कि वह कोशिका के कौन से ऐसे अंग हैं जो ऊर्जा को एटीपी में रूप में बदल देता है। ये इसका पूछने का अर्थ हुआ। अंतःद्रवीय जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था ना कि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह ऊर्जा को एटीपी में बदल देता है। अंतःद्रवीय जालिका कोशिका के अंग ही कोशिकांग है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर वैसे जीव द्रव होते हैं जो कि कोशिका के अंदर के अवशिष्ट को समाप्त कर देने का कार्य करता है, उसके ऊपर छिड़काव करके। और गलती से अगर लाइसोसोम फट गया तो पूरी कोशिका मृत्यु हो जाएगी, पूरी कोशिका की मृत्यु हो जाएगी। केंद्रक, केंद्रक मुख्य होते हैं कोशिका के अंदर सबसे ज्यादा, अर्थात पूरी कोशिका अंग को नियंत्रित करने का कार्य केंद्रक करता है, न्यूक्लियस करता है। तो यहां एटीपी की बात पूछा तो माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी की बात पूछा तो माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। नाभिक, वही न्यूक्लियस, नाभिक के निकट संघनन
अभिरंजित जालीदार संरचना को सर्वप्रथम किसने देखा, जिन्हें अब गोल्जी काय के रूप में जाना जाता है। देखिए, गोल्जी काय भी कोशिका का एक अंग ही है। गोल्जी काय कोशिका का एक अंग है जो नाभिक के न्यूक्लियस के काफी निकट होता है। यहां नाभिक की खोज के बारे में नहीं पूछ रहा, यहां गोल्जी काय का रूप में जाना जाता है। मतलब ऐसी संरचना सर्वप्रथम किसने देखा जो गोल्जी काय का खोज किया। अगर नाभिक की खोज की बात हमसे पूछता तो रॉबर्ट ब्राउन हम देते। जैसे कोशिका की खोज के बारे में पूछता, कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया है, मधुमक्खी के छत्ते से। कोशिका के केंद्रक की बात हमसे पूछता तो कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया है। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया है। पर यहां गोल्जी काय के रूप की खोज किसके द्वारा किया गया, तो गोल्जी काय का खोज कैमिलो गोल्गी के द्वारा किया गया। कैमिलो गोल्गी। रॉबर्ट हुक किसका खोज, कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका खोज। कैमिलो गोल्गी गोल्जी काय की खोज। मैथियास स्लाइडेन, चलिए किए होंगे। एंटोनो वान ल्यूवेनहॉक जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज किया है। ठीक है, यहां गोल्जी काय के बारे में पूछा गया, कैमिलो गोल्जी। उसका सही आंसर बी फॉर बाहुबली। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। क्या कहा जा रहा, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है। हम अभी के जस्ट अभी 10 मिनट क्लास हुए होंगे, इस 10 क्लास में हम इसका आंसर बताएं कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता, राइबोसोम, गोल्जी पिंड, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो एंजाइम्स भरे होते हैं वह कोशिका के अंदर के अवशिष्ट को गला देने का कार्य करता है, और गलती से अगर लाइसोसोम किसी कारण वजह से अगर फट जाता है तो कोशिका के अंदर सभी अंग की मृत्यु हो जाएगा। इसीलिए कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के पावर हाउस को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीवों में नई कोशिकाओं के निर्माण को खाली स्थान कहते हैं। देखिए, जब कोई भी जीव में अगर नई कोशिका का निर्माण हुआ तो उसे क्या कहते हैं, कोशिका स्राव कहते हैं, कोशिका श्वसन कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं या कोशिका संलयन कहते हैं। देखिए, कोशिका स्राव का मतलब क्या हुआ, जैसे रीसना, जैसे एक आंसर आपको पता होगा कि यकृत से पीत रस का स्राव होता है, वहां से रीसता है। तो क्या उसी प्रकार कोशिका रीस करके एक नई कोशिका का निर्माण करता है, तो हम कहेंगे नहीं सर। कोशिका श्वसन के द्वारा, श्वसन जब एक कोशिका श्वसन करेगा तो क्या दूसरी कोशिका को जन्म दे देगा, पूछने का तो वही है कि दूसरी कोशिका का निर्माण, तो हम बोलेंगे नहीं सर, ये भी नहीं, ये भी नहीं। कोशिका विभाजन के द्वारा होता है या कोशिका संलयन के द्वारा होता है। देखिए, संलयन कहने का मतलब क्या हो रहा, संलयन कहने का मतलब क्या हो रहा, यहां सी और डी में बाहुबली देवसेना होंगे या सी होगा, मतलब डी होंगे या सी होगा। आप किसके तरफ हो, आप किसके तरफ हो सबसे ज्यादा, किसके तरफ। देखिए, कोई बात नहीं है, नई कोशिका का ये संलयन और विघटन ऐसा कुछ नहीं, संलयन नहीं होंगे। कोशिका विभाजन के कारण, कोशिका विभाजन के कारण जीवों में नई कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। कोशिका विभाजन के कारण जीवों में नई कोशिका का निर्माण होता है, इसीलिए सी इसका सही आंसर हो जाएंगे, क्या, कोशिका विभाजन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या कहा जा रहा, न्यूक्लियॉन परमाणु में पाए जाने वाले अब परमाणिक कण होते हैं, इसमें शामिल होता है। मतलब न्यूक्लियॉन में क्या क्या शामिल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या केवल न्यूट्रॉन या केवल प्रोटॉन। तो फटाक से इसका आंसर बताइए कि न्यूक्लियॉन में शामिल क्या क्या होंगे। तो देखिए, न्यूक्लियॉन में शामिल प्रोटॉन
और न्यूट्रॉन। आप इस नाम को पढ़िए, बार बार रिपीट कीजिए, न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियॉन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल होते हैं। जैसे देखिए इसका बेसिक चीज, अगर किसी भी नाभिक की बात कही जाती थी तो नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन लेते थे और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता था केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो उसी प्रकार न्यूक्लियॉन अर्थात नाभिक में क्या पाया जाता है, तो नाभिक में क्या पाए जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आंसर बी हो गया इसका सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न आइए, जीव द्रव। जीव द्रव जो कोशिका के अंदर होता है, पटला व्यतिरिक्त या वनस्पति पेशमघ्य खाली पैक कोणीय आवरण है। देखिए ये प्रश्न हम पढ़ देते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन एआई के द्वारा यहाँ कुछ मिसफिल्ड किए गए हैं। 140 नंबर क्वेश्चन कुछ और कह रहा होगा। तो देखिए 140 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही हमारे पास जो पीडीएफ भी अवेलेबल है उसमें ऐसे ही है, इसलिए ये प्रश्न कुछ बन ही नहीं रहा, इसको हटाइए। चलिए इधर आ जाइए, इसमें आ जाइए, किसमें, प्लाज्मा झिल्ली अर्थात कोशिका के बाहर एक चयनात्मक अर्धपरागमय झिल्ली होता है जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली के भीतर तरल पदार्थ सामग्री को क्या कहा जाता है, जिसमें कई विशिष्ट कोशिकांग भी होते हैं। बात वही चीज, फिर से रिपीट कर दिया वही चीज कि कोशिका के अंदर वह तरल पदार्थ क्या भरा होता है जिसमें बहुत सारे कोशिकांग सुरक्षित रहते हैं। क्या रहता है, प्लाज्मिन या केंद्रक द्रव या वैक्यूल्स या कोशिका द्रव जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो बोलिए अभी हम जस्ट इसका उत्तर पीछे किए थे कि कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ भरे रहते हैं उसे कोशिका द्रव कहते हैं, उसे कोशिका द्रव कहते हैं। तो प्रश्न को कैसे घुमा के पूछा है, यह देखिए ग्रुप डी का कमाल, यह देखिए ग्रुप डी का कमाल। निम्नलिखित में क्या जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है। जंतु कोशिका, सोच लीजिए, कोशिका को दो भागों में बांट के देख लें तो एक तरफ पादप कोशिका हो जाएंगे, दूसरी तरफ जंतु कोशिका। प्लाज्मा झिल्ली दोनों में होता है, प्लाज्मा झिल्ली दोनों में होता है, न्यूक्लियस केंद्रक दोनों में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या साइटोप्लाज्म, देखिए क्लोरोप्लास्ट ऐसा नहीं लग रहा कि जंतु में क्या करेगा भाई, पेड़ पौधे में होंगे तब न जाके भोजन बनाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, हरित लवक सिर्फ क्लोरोप्लास्ट किस में होंगे, तो वह पादप कोशिका में होगा और जंतु में नहीं होता। तो जंतु में क्लोरोप्लास्ट ही नहीं होते हैं, जंतु में क्लोरोप्लास्ट ही नहीं होता। तो आंसर क्या हो गया, सी। आंसर क्या हो गया, सी। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए, कौन सा विवरण कोशिका द्रव को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। देखिए कोशिका द्रव का यहाँ डिफिनेशन पूछ दिया और कोशिका द्रव कह रहे हैं किसको, कि कोई भी कोशिका के अंदर जो जीवित कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। और वही कोशिका द्रव का डिफिनेशन पूछ रहा कि प्लाज्मा झिल्ली के बाहर दीर्घ परत जो आलंब प्रदान करता है। देखिए ये प्लाज्मा झिल्ली के अगर बाहर कोई परत है तो उसे कोशिका द्रव नहीं बल्कि कोशिका भित्ति कहते हैं। तो ये डिफिनेशन गलत हो गया। क्रोमेटिन के रूप में उपस्थित अनुवांशिकी पदार्थ, नहीं, ये क्रोमेटिन कोशिका के अंदर जो अनुवांशिकी को ले जाने का कार्य करता है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ की मात्रा जिसमें कोशिकांग होते हैं, ये बात सही है। कोशिका द्रव जो कि ये रहा प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक तरल द्रव है जिसमें बहुत सारे कोशिकांग सुरक्षित रहते हैं। तो सही आंसर सी होगा। पर हम डी भी पढ़ लेते हैं, कोशिका के भीतर प्रोटीन परिवहन के लिए शामिल के लिए उत्तरदायी कोशिका द्रव नहीं होता। तो बस कुछ नहीं, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ जिसमें कोशिकांग सुरक्षित रहते हैं उसी को कोशिका द्रव कहते हैं। तो इसका आंसर सी हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे आइए, निम्नलिखित में कौन सा कथन एक कोशिकीय जीव में द्विखंडन या बहुखंडन, देखिए एक कोशिकीय जीव में द्विखंडन किस में होता है, अमीबा में होता है। और ये क्या होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम, मलेरिया प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। तो सही अंतर करता है, ये पूछ रहा कि द्विखंडन और बहुखंडन के बीच में अंतर बताना है। यहाँ देखिए क्या कहेंगे, द्विखंडन से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, बहुत अच्छी बात कह रहा। जब द्विखंडन होगा तो अमीबा भी दो भागों में अलग होते हैं, जबकि बहुखंडन से एक साथ कई संतति कोशिका का निर्माण होता है। देखिए हमें तो दम
इसमें ही ज्यादा लग रहा, फिर भी आगे पढ़ेंगे। द्विखंडन में बहुकोशिकीय जीव आते हैं? नहीं, द्विखंडन में बहुकोशिकीय जीव नहीं आता, एक कोशिकीय जीव आता है। द्विखंडन के परिणाम स्वरूप कई संतति कोशिका बनते, कई नहीं, द्विखंडन में मात्र 2 ही गो कोशिका बनेगा। द्विखंडन के लिए बीजाणु की आवश्यकता होती है? नहीं, वह खुद परिपक्व हो करके केंद्रक पहले 2 भाग में बंटते हैं और उसके बाद वह पूरी 2 भागों में बंट करके 2 कोशिका का निर्माण करता है। ऑप्शन हमारा पहला सही है। अब बताइए, इतना बड़ा प्रश्न को रट के हम याद कर सकते हैं क्या जी, लुसेंट और स्पीडी से? नहीं भाई, इसके लिए हमें एनसीईआरटी की बेसिक जानकारी चाहिए, एनसीईआरटी की बेसिक जानकारी चाहिए। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादप और जंतु कोशिका में रिक्तियों के सही तुलना करता है? आइए, क्या कहा जा रहा है? रिक्तियां, वैक्यूल्स इसको बोलते हैं शायद इंग्लिश में। रिक्तियां पादप और जंतु दोनों में होता? नहीं, पादप और जंतु में रिक्तियां नहीं होता है। जंतु कोशिका में पादप कोशिका की तुलना में बड़ी रिक्तियां होती है? नहीं, पादप कोशिका में बड़ी रिक्तियां होती है जबकि जंतु कोशिका में छोटी रिक्तियां होती है। नहीं जी, जंतु कोशिका में रिक्तियां होता ही नहीं है। पादप और जंतु कोशिकाओं में दोनों में समान आकार की रिक्तियां होती है। ये तो काफी कंफ्यूज कर दिया, फिर से पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में कौन से कदम पादप और जंतु कोशिका में रिक्तियों की सही तुलना करता है? 135 रिक्तियों की सही तुलना करता है। देखिए, रिक्तियां पादप और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं? नहीं, ये तो गलत हो गया, उपस्थित होंगे, उपस्थित होगा, अनुपस्थित की बात छोड़ दीजिए। जंतु कोशिका में पादप कोशिका की तुलना में पादप से बड़ा जंतु में नहीं हो सकता, बड़ा हो जब भी होगा तो पादप कोशिका में, अगर दोनों में होंगे तो पादप कोशिका में जो रिक्तियां हैं वो बड़ी होगी, पादप कोशिका में बड़ी रिक्तियां होती है जबकि जंतु कोशिका में छोटी रिक्तियां होती है। हाँ, ये सही है, ये सही है, ठीक है, ये सही है। हम हरित लवक के बारे में सोच लिए थे, पादप और जंतु में समान आकार की रिक्तियां नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? सी हो गया, ऑप्शन सी कि पादप कोशिका में बड़ी रिक्तियां जबकि जंतु कोशिका में छोटी रिक्तियां होती है। चलिए, इस प्रश्न का आंसर दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या पूछा जा रहा? क्या पूछा जा रहा कि कोशिका में केंद्रक झिल्ली का क्या कार्य है? ये रहा, कोशिका के बाहर एक चयनात्मक अर्ध चयनात्मक एक आवरण होता है, यह केंद्रक और कोशिका द्रव के बीच पदार्थ के स्थानांतरित को नियंत्रित करता है। देखिए, केंद्रक यहाँ है और इसमें पदार्थ भरल यहाँ, और ये आवरण क्या करेगा? उसमें इसका कोई कार्य नहीं। किसका? केंद्रक झिल्ली का। यह केंद्रक में गैस और जल के अणुओं को प्रवेश के रोकता है। केंद्रक यहाँ है और ये झिल्ली यहाँ, कोई काम का ये भी नहीं। यह समसूत्री के दौरान केंद्रक विभाजन के लिए उत्तरदायी होते हैं। केंद्रक विभाजन अंदर होगा, इसमें केंद्रक झिल्ली का कोई कार्य। ओहो, हम कोशिका झिल्ली पढ़ रहे हैं जी, बताइए कितना भारी मिसफील कर रहे हैं। फिर से इसको देखना होगा, फिर से इसको देखना होगा। हम कोशिका झिल्ली पढ़ दिए, यहां केंद्रक झिल्ली की बात कही गई है, मतलब ये रहा कोशिका और ये हो गए कोशिका झिल्ली, यहां हो गया केंद्रक और ये हो गए केंद्रक में एक झिल्ली हो गया जिसको केंद्रक झिल्ली कहेंगे, जिसको केंद्रक झिल्ली कहेंगे। हम उल्टा ही इसको समझ गए थे, इसको हम कोशिका झिल्ली समझ गए थे। यहां केंद्रक झिल्ली की बात पूछी जा रही है, तो अब बात सही है। अब देखिए, ये इसमें भरा हुआ है बहुत सारे कोशिका द्रव, बहुत सारे कोशिका द्रव, और यहाँ केंद्रक में भी बहुत सारे कुछ ना कुछ अंदर में इसके अलग से भरे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ अब पढ़ो सही ऑप्शन। अब यहाँ पढ़ते हैं ऊपर से, यह केंद्रक और कोशिका द्रव के बीच पदार्थ के स्थानांतरण को नियंत्रित करता। अब भी बात सही आया, ये जो इसमें केंद्रक का आवरण है, यहां जो कोशिका द्रव भरा हुआ है और केंद्रक के अंदर की जो पदार्थ हैं इसको स्थानांतरित को नियंत्रित करने का कार्य करेगा तो केंद्रक झिल्ली, और यही हमारा सही होगा, यही हमारा सही होगा। उस समय हम पढ़ क्या लिए थे? हमको लगा कोशिका झिल्ली की बात कही गई है, लेकिन यहां क्वेश्चन में केंद्रक झिल्ली की बात कही जा रही है, तो ऑप्शन ए ही सबसे ज्यादा दमदार है। चलिए, इस प्रश्न पे आइए। कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब कोशिका के बारे में कौन से कथन गलत हैं? देखिए, कोशिका की आकृति प्रायः उसके कार्य से संबंधित होता है।
मतलब जो कोशिका जैसा कार्य करेंगे वैसी उसकी आकृति होगी, पहला ये कहना है। सभी कोशिकाएं समान आकार और आकृति के होते हैं। कोशिका गोल, अंडाकार, तर्करूपी, शाखित हो सकता है। तंत्रिका कोशिका आवेग के चालन में सहायक होते हैं या लंबी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं। देखिए कोशिका का, अच्छा असत्य पूछा, फिर से देखिए फोकस, असत्य कथन कौन से हैं ये पूछ रहा। देखिए कोशिका की आकृति प्रायः उसके कार्य से संबंधित होता है, ये बात सही है, क्योंकि जिसका जो जैसा कार्य रहेगा कोशिका की आकृति वैसे ही रहेगी। कोशिका की आकृति वैसे ही रहेगी। पहले से सभी कोशिका समान आकार का नहीं बना गया है, सब अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं के उसके कार्य के अनुसार उसके आकृति बने हैं। तो ये तो सही हो गया, सभी कोशिका समान आकार एवं आकृति के होता, ये गलत है, क्योंकि अगर ऊपर वाला सही है तो नीचे वाला गलत है। सभी कोशिका कार्य के हिसाब से उसकी आकृति बनते हैं, और यहां बी में कह रहा समान आकृति एवं आकार होता है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गए। असत्य पूछा था, इसलिए B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। फिर भी हम नीचे पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि अगर ये असत्य है तो बाकी सब तो सत्य है ना। पढ़ो तीसरा। कोशिका गोल होते हैं, सही बात है। अंडाकार होता, सही बात है। तर्करूपी होते हैं, सही बात है। शाखित हो सकते हैं, ये सही चीज है। तंत्रिका कोशिका आवेग के चालन में सहायक करने के लिए लंबी होती है, बात सही है, क्योंकि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, तो ये लंबी होती है क्योंकि आवेग का इसको चालन करना होता है। गलत वाला पूछा था, B4 बाहुबली लगा चुके हैं। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक जीवन के क्रियाकलापों के लिए आवश्यक एनो एडो एडोनसीन, अच्छा एटीपी, जी डायरेक्ट आइए ना, एटीपी का फुल फॉर्म दिया है एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु का निर्माण करता है। बताइए एटीपी के बारे में फर्स्ट प्रश्न ही आज पढ़े। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया, क्या आपको आंसर नजर आ रहा? माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए कभी इंग्लिश भी पढ़ लिया कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी होता सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी होता है सूत्रकणिका। देखिए वहां रिक्तियां का हम वैक्यूल्स पढ़ रहे थे ना, रसधानी होता, वैक्यूल्स का हिंदी रसधानी होता है। ठीक है, लाइसोसोम का हिंदी पढ़ लो, कहीं हिंदी देगा, हिंदी देगा लयन काय, लाइसोसोम आत्महत्या की जो थैली कहते हैं उसका हिंदी क्या होता है? लयन काय होता है। गोल्जी उपकरण का कैमिल गोल्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, ये तो गोल्जी उपकरण ही होते हैं। एटीपी नाम सुनते ही तुम चले जाना, या ऊर्जा नाम सुनते ही चले जाना माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन इसका हिंदी भी ध्यान रखो सूत्रकणिका। क्या होता है? सूत्रकणिका। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जैसे अगर एक कोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन से नए जीव की उत्पत्ति होती है, जिसमें से अगर द्विखंडन हो गया तो अमीबा और बहुविखंडन हो गया तो प्लाज्मोडियम। लेकिन अगर यही बात बहुकोशिकीय जीव की बात कही गई तो बहुकोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षतिग्रस्त या पुरानी कोशिका में वृद्धि, मरम्मत या प्रतिस्थापन करना हो सकते हैं। पोषक तत्वों का अवशोषण एवं अपशिष्ट, देखिए पोषक तत्व के अवशोषण एवं अपशिष्ट का उत्सर्जन करना कोशिका का कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि कोशिका विभाजन के बारे में पूछा जा रहा, इसमें हम गलत हैं। कोशिका झिल्ली के माध्यम से पदार्थ का परिवहन, देखिए कोशिका झिल्ली है जो कोशिका के आंतरिक भागों में उपस्थित कोशिका द्रव को बाहर नहीं आने देगा और कुछ चयनात्मक पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने देता है, इसलिए ये कोशिका विभाजन में इसका कोई काम नहीं। रिक्तियां का निर्माण एवं अस्फीति को बनाए रखना, ये भी गलत, ये भी गलत। हम सबसे ज्यादा है कि कोशिका विभाजन तभी होगा जब क्षतिग्रस्त या पुरानी कोशिका में वृद्धि करना है या मरम्मत करना है या प्रतिस्थापन करना है, तब जाके कोशिका विभाजन होगा, तब जाके कोशिका विभाजन होगा। इसलिए सबसे ज्यादा इस चारों ऑप्शन में हमें दमदार ऑप्शन ए लगा और ऑप्शन ए ही बोर्ड सही आंसर लिया है। चलिए अगले प्रश्न पे आगे चलते हैं। क्या पूछा जा रहा? निम्नलिखित में कौन सा कथन पादप कोशिकाओं में लवक का सही वर्णन करता? देखिए लवक,
लवक का, पादप कोशिका की बात पूछी जा रही है, जंतु में मत जाइएगा। पादप कोशिका में लवक का सही वर्णन करता है। देखो वे पौधे और जंतु कोशिका दोनों में समान मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए वैसे जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता, इसीलिए ये गलत हो जाएंगे, ऐसे ही इसको गलत कर देंगे हम। और उसके बाद अगले ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो वे प्रकाश संश्लेषण के लिए बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। देखिए लवक की बात कही जा रही है तो हम प्रकाश संश्लेषण पर टिक सकते हैं, पर बैक्टीरिया जैसी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, इसमें हमें रुकना बेकार रहेगा। ठीक है, फिर भी पादप और लवक के बारे में फोकस करके आगे बढ़िए। वे केवल पादप कोशिका में मौजूद होते हैं, यहां तक तो सही है, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि जंतु कोशिका में लवक नहीं होता है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। आंख बंद कीजिए, सी सबसे ज्यादा बेस्ट इस प्रश्न के लिए आंसर है, इसलिए सी ही हम लेंगे, क्योंकि लवक पादप कोशिका में होगा ना कि जंतु कोशिका में होगा। तो सी हमारा सही आंसर हो गया। चलिए प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली किसके बने होते हैं? प्लाज्मा झिल्ली किसके बने होते हैं? प्लाज्मा झिल्ली किसके बने होते हैं? आंसर बताइए। तो लिपिड एवं प्रोटीन के, लिपिड एवं प्रोटीन के। प्लाज्मा झिल्ली किसके बने होते हैं? लिपिड एवं प्रोटीन के। तो इसे आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न आ जाइए। एक प्रयोग के दौरान एक कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके लाइसोसोम फट जाते हैं। अब बात समझो कि एगो कोशिका का अगर लाइसोसोम फट गया तो वो कोशिका मर जाएगा, क्योंकि लाइसोसोम को ही कोशिका के आत्महत्या की थैली कहते हैं, जिससे पाचक एंजाइम कोशिका द्रव में मुक्त हो जाता है। बात सही है, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर में पाचक एंजाइम होते हैं, और जब लाइसोसोम फटेगा तो पाचक एंजाइम पूरी कोशिका में फैल जाएगा। आगे क्या होने की सबसे अधिक संभावना देखते हैं। कोशिका का आकार बढ़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया अधिक ऊर्जा उत्पन्न करेगा, केंद्रक तेजी से विभाजित होंगे, या कोशिका स्वयं को नष्ट कर जाएगा और मर जाएगा। बताइए। जहां पर लाइसोसोम की बात करें और लाइसोसोम से निकल गया पादप एंजाइम, वहां हमें कोशिका नष्ट होगा, ये बात तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। देखिए इतना बड़ा प्रश्न दे करके आपको कंफ्यूज किया। डायरेक्ट छोटे प्रश्न में पूछा जा सकता था कि लाइसोसोम फट जाए तो क्या होगा, तो कोशिका मर जाएगा, बस बात खत्म है, कोशिका मर जाएगा। लेकिन यहाँ तो आपके समय को बर्बाद करना है, इसीलिए तो एग्जाम में समय नहीं मिल पाता है उनका जिनका प्रैक्टिस नहीं होता, जिनका प्रैक्टिस नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विविखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता? देखिए बाइनरी तो सबको पता है, सबको पता, तितली, लिस्मैनिया, गुलाब का पौधा या नीम का पौधा। यहाँ कौन से जीव है जो द्विविखंडन मतलब दो भागों में अलग होगा? क्या तितली होंगे, गुलाब के पौधे होंगे, नीम का पौधा? नहीं, इसमें सबसे ज्यादा क्या आपको लग रहा? लिस्मैनिया। तो सोच काहे रहे हो, लिस्मैनिया को ही लगाओ, बाकी तो सब बहुकोशिकीय जीव हैं। अब ये तितली बहुकोशिकीय हो जाएंगे, गुलाब के पौधे तो ये पादप जंतु हो जाएंगे, नीम का पौधा पादप हो गया। यहाँ जीव है जो द्विखंडन से होना चाहिए, लिस्मैनिया, लिस्मैनिया, अमीबा ना छोड़ के लिस्मैनिया यहाँ दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए। रुक्ष अंतर द्रवीय जालिका अर्थात RES, एंडिकुलम, RES देखिए, और प्रोटीन संश्लेषण के लिए खाली स्थान धारण करती है, जबकि चिकनी अंतर्द्रवीय जालिका। देखिए अंतर्द्रवीय जालिका दो प्रकार के होते हैं, एक रुखड़ी होता है और दूसरा चिकनी होता है। एक रुखड़ी अंतर्द्रवीय जालिका और एक चिकनी, जिसको सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सॉफ्ट एंडिकुलम, सॉफ्ट एंडिकुलम, क्या बोले, सॉफ्ट रेटिकुलम, इसमें मिस किया, SRE होना चाहिए, सॉफ्ट रेटिकुलम, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं सही है, सॉफ्ट एंडिकुलम, भाई क्या बोल रहे, सॉफ्ट एंडिकुलम अंतर्द्रवीय जालिका, सॉफ्ट एंडिकुलम, सॉफ्ट एंडिकुलम, इसका कंफ्यूज हो रहे हैं हम बोलने में उसे। वैसे अंतर्द्रवीय जालिका दो होते हैं, एक रुखड़ी अंतर्द्रवीय जालिका, ठीक है, और एक चिकनी अंतर्द्रवीय जालिका। सॉफ्ट रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी देखो नाम निकला, सॉफ्ट एंडिकुलम, फिर कंफ्यूज, सॉफ्ट एंडिकुलम,
इंग्लिश कंफ्यूज कर दिया जा रहा। सॉफ्ट एंडिकुलम, सॉफ्ट रेटिकुलम, देखिए सॉफ्ट, फिर से प्रयास करते हैं, सॉफ्ट एंडिकुलम, फिर से कंफ्यूज, सॉफ्ट एंटिकुलम, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा इसका, ठीक है। सॉफ्ट रेटिकुलम, एंडिकुलम, रेटिकुलम, ये किसका बना होता है जो पूछेगा जी, अंतःद्रवीय जालिका जो एक रुखड़ी और एक खुरदरी होती है वह किसका बना होता है? तो एक राइबोसोम के होते हैं और दूसरा लिपिड का होता है, एक राइबोसोम के होते हैं और दूसरा लिपिड का होता है, ठीक है। राइबोसोम और लिपिड, जो कि रुखड़ी अंतःद्रवीय जालिका होते हैं वह राइबोसोम का बना होता है, जबकि चिकनी अंतःद्रवीय जालिका जो होते हैं वह लिपिड का बना होता है। इसका कैसे निकाले? सॉफ्ट एंडिकुलम, देखिए सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी इसका नाम निकल गया, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका इंग्लिश वर्ड हो रहा है SER का, अंतःप्रद्रवीय जालिका, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये रुखड़ी, रुखड़ी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, खुरदरी जिसको कह सकते हैं हम सब, ठीक है। तो इसमें जो सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वह लिपिड का बना होता है, जबकि जो रुखड़ी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वह राइबोसोम का बना होता है। दिमाग में बैठा लीजिए, और भले ही इसका इंग्लिश नाम हमें बोलने में क्या कंफ्यूजन है, पर हिंदी वाला चीज हमें ध्यान है कि रुखड़ी अंतःद्रवीय जालिका किसका बना होता है? राइबोसोम का बना होता है, और चिकनी अंतःद्रवीय जालिका किसमें बने होते हैं? लिपिड का बना होता है। और वैसे हम शेर के खाल पेन के यहाँ पे बैठे हुए नहीं है, आपके तरह हम भी हैं, हमारा भी प्रैक्टिस आपके तरह ही है, इसलिए हम वीडियो छोड़ के जाने वाले भी नहीं है, और ना ही इस क्लिप को कट करके लगाने वाले कि देखिए ना, SER का फुल फॉर्म नहीं बोल पा रहे थे, RER का फुल फॉर्म नहीं बोल पा रहे थे, कंफ्यूजन है, चीज हो सकते हैं, पर हम फील्ड छोड़ के जाने वाले नहीं है, ठीक है। चलिए इसका नाम निकल गया, सही बात है, क्या? सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, किसके बने होंगे? तो वह लिपिड के बने होंगे, जबकि रुखड़ी वाला जो होगा वह राइबोसोम के बने होंगे। चलिए अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, चलिए इस तरफ चलना, इस तरफ चलना, ये क्वेश्चन आओ, यहां क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा, पढ़ो इसका। कोशिका विभाजन की वह विधि जिसके द्वारा जनन कोशिकाओं को, मतलब कोशिका क्या हो रहा, विभाजन हो रहा, कि वह विधि जिसमें जनन कोशिकाओं को गैर जनन कोशिकाओं की तुलना में DNA की आधी मात्रा प्राप्त होती है, क्या कहलाता है? मतलब आधा आधी बट गया भाई, तो उसको क्या बोलेंगे? अर्धसूत्री विभाजन, मुकुलन, मुकुलन में तो वो एक फूलेगा फिर बड़ा होगा, मुकुलन नहीं होगा, सूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। देखिए DNA की आधी मात्रा चला गया, DNA की आधी मात्रा चला गया, तो आधा आधी बट गया, अर्धसूत्री विभाजन, आधा आधी बट गया, अर्धसूत्री विभाजन हो गया। चलिए यहां आ जाइए, एक पेशीय विभाजन होइन दोन समान जनन पेशी तैयार होता है, प्रत्येक पेशी, देखिए ये क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पढ़ के ही लग रहा होगा कि टाइप जो AI है वो गलत किया, कुछ कुछ मतलब कोई शब्द ही सेंटेंस नहीं बन पा रहा, तो इसका आंसर क्या दे पाएंगे हम सब, ठीक है। चलिए अगले आते हैं प्रश्न। ऑक्सीजन जैसे सूक्ष्म अणु कोशिका झिल्ली से आसानी से क्यों गुजर जाता है, लेकिन स्टार्च और प्रोटीन जैसे बड़े अणु ये कोशिका झिल्ली को पार क्यों नहीं कर पाता है? हम जब क्लास की शुरुआत किए उसी समय से बता रहे हैं कि जो कोशिका झिल्ली है वह चयनात्मक होता है, कुछ पदार्थ को अंदर जाने देगा और कुछ पदार्थ को नहीं जाने देगा। देखते हैं क्या उसी से उत्तर संबंधित है क्या? छोटे अणु में आगे बढ़ने के लिए विशेष ऊर्जा होती है, ऐसी कोई बात नहीं, बड़ा अणु में ऊर्जा नहीं होता। प्रवेश के लिए बड़े अणु को टूटना पड़ता है भाई, चाहे जो होना पड़े, लेकिन वहां तो जाने की बात कही गई है। कोशिका झिल्ली चयनात्मक पदार्थ के लिए प्रागमय होता है, ये शब्द हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर सी हो गया कि जो कोशिका झिल्ली होंगे वह चयनात्मक पदार्थ के प्रागमय के लिए कार्य करेंगे, ठीक है। तो आंसर सी इसका सही हो गया। चलिए इसमें आइए, क्या पूछा जा रहा, प्लाज्मा झिल्ली को
अर्धपराग में क्यों कहा जाता है? यह केवल कुछ पदार्थ को ही भीतर या बाहर आने देता, बात सही हो सकता है। यह अवांछित पदार्थ को विलीन कर देता है, ऐसी कोई बात नहीं है। यह सभी पदार्थ को स्वतंत्र रूप से गुजरने नहीं देता। यह सभी पदार्थ को प्रवेश करने से रोकता, यह भी गलत बात है। कुछ विशेष पदार्थ को अंदर बाहर आने दिया जा सकता है, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के द्वारा। अगले प्रश्न पे बढ़ो, क्या पूछा जा रहा है यहाँ? निम्नलिखित में प्रजनन की कौन सी विधि बैक्टीरिया में जनक कोशिकाओं को दो संतति कोशिका में विभाजित कर देगा? देखिए, अब दो भाग में बट रहा, द्वि विभाजन, बाइनरी द्वि खंडन, खत्म बात। दो भी यहां है ना, दो संतति कोशिका में बांटना है, कौन बांटेगा? द्वि विभाजन बांटेगा। चलिए अगले प्रश्न पे आओ। कौन सी कोशिकांग, कोशिका मतलब कोशिका के अंदर में जो कोशिकांग है, कोशिका के भीतर या बाहर द्रव को संवेशित करने या प्रेषण के लिए उत्तरदायी होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक या गोल्जी उपकरण? देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? गोल्जी उपकरण। सही आंसर क्या हो जाएंगे? गोल्जी उपकरण। क्योंकि देखिए कोशिका के अंदर, यहां क्या पूछा जा रहा, कोशिका के अंदर या भीतर या बाहर द्रव को संवेशित करने तथा प्रेषण के लिए उत्तरदायी कोई है तो वह गोल्जी उपकरण है। अर्थात कोशिका को एक नियमित आकार देने का कार्य भी करेगा कौन? गोल्जी उपकरण। क्योंकि कोशिका के अंदर में कौन से पदार्थ रहेगा और कौन से पदार्थ बाहर जाएंगे, अर्थात कोशिका के अगर हम रीढ़ की हड्डी की बात कही जाए तो वह गोल्जी उपकरण है। कौन है? गोल्जी उपकरण। इसलिए कोशिका को एक नियमित आकार देने का कार्य करेगा गोल्जी उपकरण, और वही भीतर और बाहर द्रव को संवेशित अर्थात पैकिंग या प्रेषण करने का कार्य, उसको अंदर या बाहर करने का कार्य गोल्जी उपकरण ही करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर गोल्जी उपकरण होंगे। अगले प्रश्न पे आइए। निम्नलिखित में किस कोशिका अंगक में एटीपी, बताओ फटाक से, अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, एटीपी की बात कर दिया जाए। माइटोकॉन्ड्रिया ढूंढो, सूत्रकनिका, माइटोकॉन्ड्रिया, ये आंसर हमारा सही होगा, और ज्यादा समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। सजीव में कोशिकाएं अपने कार्य के अनुसार आकृति और अमाप से भिन्न होता, बात सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन कोशिका की आकृति एवं आकार की सही तुलना करता है? मतलब कोशिका के आकार और आकृति के बारे में पूछ रहा। देखिए, अमीबा अनियमित आकृति, गति और भोजन ग्रहण करने में सहायक होता है, हाँ बात सही है, ये होते हैं। तंत्रिका कोशिका गोल आकृति, भोजन संग्रहित करता। देखिए तंत्रिका कोशिका जो भोजन संग्रहित नहीं करता, ये आवेगों को पहुंचाने का कार्य करता। पेशीय कोशिका चपटी, डिश आकृति और ऑक्सीजन का वहन करता। देखिए पेशीय कोशिका नहीं, आरबीसी ऑक्सीजन का वहन करेगा। लाल कोशिका लंबी और शाखित होते हैं और संदेश को प्रेषित करता नहीं, ऑक्सीजन का संचरण करने का कार्य करता है आरबीसी कोशिका, ना कि वह संदेश प्रेषित तंत्रिका तंत्र के द्वारा करता। तो हमें सबसे ज्यादा सटीक ऑप्शन पहला ही लग रहा था कि अमीबा अनियमित आकार, गति और भोजन ग्रहण करने में सहायक होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो गया? ए हमारा सही आंसर हो गया 118 नंबर क्वेश्चन का ए। ठीक है, तो देख रहे हैं, इसको कहते हैं भाई, ये है ग्रुप डी के एग्जाम का क्वेश्चन। आप लेवल देख रहे हो ना, डायरेक्ट आंसर नहीं, डायरेक्ट आंसर कहां, भूल जाइए, बाय बाय टाटा। भाई ये कंफ्यूज करेगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, लैंग्वेज में ऑप्शन भी रहेंगे। ठीक है, आप भूल जाइए आज से पिछले कई एग्जामों के बारे में, ऐसा कुछ नहीं आने वाला है ऑप्शन आपको। बेसिक एनसीईआरटी की जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन कोशिकाओं की आकृति एवं आकार में विविधता का सही व्याख्या करता? वही आकृति एवं आकार के बारे में पूछा जा रहा। कोशिका की आकृति एवं आकार केवल जल की उपलब्धता के कारण होता, देखते हैं ऐसा तो हम कभी नहीं देखे हैं कि कोशिका के अंदर सिर्फ जल ही होता है। सभी कोशिकाओं की आकृति एवं आकार प्रत्येक जीव में स्थिर रहता है, तो हम इसको ऐसे ही गलत कर देंगे। सभी जीव में, सभी अंग में यहाँ अलग अलग कोशिकाएं होती है। पादप और जंतु में कोशिका की आकृति एक समान होता है, ये तो और महागलत है। कोशिका की आकृति और आकार उनके द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट कार्य से संबंधित है। जो ये सीरीज को शुरू से सुनते आ रहे होंगे उनको हम इस प्रश्न के पहले ही बोले हैं कि कोशिका के आकार एवं आकृति उनके कार्य के हिसाब से बांटा गया है। तो ये कार्य वाला तो ये है ही है, तो डी इसका आंसर क्या हो गया? देवसेना, सही आंसर। आगे पढ़ो। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बहुकोशिकीय जीव में देखे जाने वाले श्रम विभाजन का सर्वोत्तम रूप है? देखिए
यहां एक कोशिकीय जीव के बारे में नहीं पूछ रहा, बहुकोशिकीय जीव, साथ में श्रम विभाजन, मतलब कोशिका का विभाजित हो रहा तो सर्वोत्तम रूप है ये पूछ रहा। शरीर का प्रत्येक अंग एकल कोशिका से बना हुआ है, ये बात हम कैसे कह दे जी कि शरीर का जो सभी अंग है वह एकल कोशिका से बना हुआ, ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएंगे। विभिन्न कोशिका के विशिष्ट कार्य होते हैं, ये हम सही कह सकते हैं। लेकिन यहाँ कार्य के बारे में पूछा, निम्नलिखित कौन से विकल्प बहुकोशिकीय जीव में देखे जाने वाले श्रम विभाजन का सर्वोत्तम रूप है। चलिए वैसे ये ऑप्शन तो सही है कि जो विभिन्न कोशिका के विशिष्ट कार्य होते हैं, अलग अलग होता है। चलो, एक जीव में सभी कोशिका एक ही कार्य करता नहीं, ये तो फिर तो नाक वाले कोशिका का अलग काम है और सभी अंग के वाले कोशिका का अलग अलग कार्य है, एक कार्य तो करेगा नहीं। बहुकोशिकीय जीवों में केवल एक ही प्रकार की कोशिका होती है, ये भी गलत है। मतलब इस प्रश्न के अकॉर्डिंग B4 बाहुबली सबसे ज्यादा सटीक आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। अगले प्रश्न देख लीजिए क्या कहा जा रहा। सुकेंद्रीय कोशिका में केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है। देखिए केंद्रक के कार्य के बारे में पूछा गया। भाई केंद्रक न्यूक्लियस क्या करेगा, ऊर्जा उत्पादन करने का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करेगा, ना कि केंद्रक करेगा। कोशिका की जीवन प्रक्रिया को निर्देशित करता है, भाई पूरा नियंत्रण केंद्रक के पास ही होता है, ठीक है, कि कौन से अंग सही से कार्य कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि कोशिका के अंदर में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, अंतर्द्रव्यीय जालिका, जो बहुत सारे अंग हैं उस सभी को निर्देशित करने का कार्य केंद्रक करता है। देखते हैं भोजन के भंडारण इकाई के रूप में नहीं, अपशिष्ट का पाचन, अपशिष्ट का पाचन वैसे केंद्रक करता है, अपशिष्ट नहीं नहीं नहीं, अपशिष्ट का पाचन लाइसोसोम के जो पाचक एंजाइम होते हैं वह करते हैं, ना कि केंद्रक करता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएंगे। तो सही बी हो जाएगा, B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। चलिए अगले प्रश्न पे चलते। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण वास्तविक जीवन में लाइसोसोम की भूमिका को सर्वोत्तम रूप दर्शाता है। मतलब लाइसोसोम, जैसे आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं, तो ये लाइसोसोम के बारे में पूछा जा रहा। दर्द महसूस करने पर सहायता करने हेतु संकेत भेजने वाले एक तंत्रिका कोशिका, बताओ भाई मैं लाइसोसोम तंत्रिका कोशिका क्यों होगा जी। हानिकारक जीवाणु को निगलने तथा विघटित करने वाला एक श्वेत रुधिर कोशिका है, बताओ WBC है, कभी नहीं, कभी नहीं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने वाला एक हरी पत्ती है, ये तो हरित लवक का काम है। पेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का एक लाल रुधिर, तो ये तो ऑक्सीजन RBC का कार्य है, ना कि लाइसोसोम का। तो भाई लाइसोसोम का गया कहां, फिर से पढ़ो। दर्द महसूस करने में सहायता करने वाले, ये तो तंत्रिका कोशिका का काम है, लाइसोसोम का नहीं। हानिकारक जीवाणु को निगलने, ये ऑप्शन हमें लग रहा है कुछ सटीक है कि हानिकारक जीवाणु को निगलेगा, जैसे अगर कोशिका के अंदर कोई भी हानिकारक पदार्थ आ गया तो उसको मारने का कार्य करेगा, तो लाइसोसोम के अंदर जो पाचक एंजाइम है वही करेगा, तथा विघटित करेगा, उसको विघटित कर एक श्वेत रुधिर कोशिका। देखिए ये श्वेत रुधिर कोशिका पच नहीं रहा हमको, लेकिन ये चारों ऑप्शन में ये ऑप्शन सबसे ज्यादा हमें दमदार नजर आ रहे हैं। 114 के B नंबर। वैसे हो सकते हैं कि विघटित करने वाला एक श्वेत रुधिर कोशिका उसमें हो, पर ये चारों ऑप्शन में B के तरफ हम हैं और बोर्ड भी B के तरफ ही आंसर लिया है। और हम भी अगर मान लिया जाए श्वेत रक्त या तंत्रिका कोशिका या हरी पत्ती या रुधिर RBC के बारे में ना सोचें, सिर्फ लाइसोसोम के बारे में सोचें, तो वह विघटित करने का कार्य करता है, जीवाणु को निगलने का कार्य करता है। तो B आंसर इसका सही हो गया, B4 बाहुबली। चलिए द्विखंडन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। भाई द्विखंडन में क्या होगा, एक कोशिका अलग होकर के अपने जैसे दो कोशिकाओं का निर्माण करेगा। यह एक कोशिकीय जीव में पाया जाता, बात सही है। यह तीव्र और कुशल है, ये कुछ नहीं हम कह सकते हैं। इसे आबादी में वृद्धि होता है, भाई सत्य नहीं है। यही तो हम कहें कि सभी ऑप्शन हमारा सही का है लौक रहा, क्योंकि हम यहाँ नहीं छोड़ दिए। एक कोशिकीय में पाया जाता, बात सही है। यह तीव्र और कुशल होता है, इसको रोक देते हैं। इसमें आबादी में वृद्धि करता है, यह भी बात सही है। इसके लिए दो जनक की आवश्यकता होता है, ये बात गलत है। जब ये गलत हो गया तो ये सही होगा, क्योंकि दो जनक नहीं होते हैं, एक जनक होता है। अमीबा में दो जनक नहीं होते हैं, अमीबा में एक जनक होता है, ठीक है। तो इसीलिए द्विखंडन में एक जनक होते हैं, ना कि दो जनक। तो D4 देवसेना इसका गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं।
चिकनी अंतःद्रवीय जालिका, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि अब मिस नहीं होगा, उस समय कंफ्यूज थे, आंसर नहीं निकल रहा था। सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका बना होता है, यही पूछेगा। बताओ, लिपिड का बना होता है ना। जो अगर रुखड़ी अंतःद्रवीय जालिका जो होती है वह राइबोसोम का बना होता है। चिकनी अंतःद्रवीय जालिका किसका बना होता है, लिपिड का बना होता है, लिपिड का बना होता है। इसलिए मेहनत अगर कर रहे हैं तो कुछ तो परिणाम हमें हासिल होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पादप और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली की सही तुलना करता है। देखो, एक बात दिमाग में बैठा लो, कोशिका भित्ति पादप जंतु में होते हैं, कोशिका झिल्ली के बाहर होता है, कोशिका झिल्ली जंतु 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 में होते हैं, जंतु कोशिका में होते हैं। अब इसी में अंतर पूछ रहा, और यहां देखते हैं, पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, यह बात गलत है। जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होता। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों दृढ़ होते हैं। भाई जब होबे नहीं करेगा तो दृढ़ और कमजोर की क्या बात है। ना तो पादप ना ही जंतु कोशिका में भित्ति होती है, नहीं, ये भी गलत है। पादप कोशिका में होती है भित्ति। देखिए, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति, बात सही है, और झिल्ली दोनों दृढ़ होता है, ये बात सही है, क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं जी, पादप कोशिका में होगा, ये भी गलत है। फिर से ऑप्शन को पढ़ना चाहिए हमें, फिर से ऑप्शन को पढ़ना चाहिए। आइए, पादप और जंतु दोनों कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, दोनों में कोशिका भित्ति तो होगा ही नहीं। इसको पढ़ते हैं, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, पादप में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों दृढ़ होता है, सही बात है। देखो, हम यही मिस करके इसको निकल गए, यही गलती की है हम। जब यहां लिख दिए हैं कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होगा, तो कोशिका भित्ति तो कोशिका झिल्ली के बाहर ही होता है, तो दृढ़ होता है, ये यहां तक सही गए। जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली होता है, यही तो सही कह रहा है। वही तो हम कहें कि चारों ऑप्शन में कोई ऑप्शन है काहे नहीं देगा। अरे इसका कहने का सिंपल मतलब है जी कि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर एक कोशिका भित्ति होता है जो कि उसको मजबूती देने का कार्य करता है। जैसे पेड़ की छाल होता है ना, तो मजबूत होता है। जंतु कोशिका में ऐसे कुछ नहीं होता, जंतु कोशिका में डायरेक्ट कोशिका झिल्ली होते हैं, जबकि कोशिका भित्ति नहीं होता। तो ये बी वाला, बी फॉर बाहुबली, सही आंसर इसका हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न। द्विखंडन के दौरान कितनी, अब जब द्विखंडन बाइनरी विखंडन होंगे तो दो बनेंगे बस, और क्या, एक अमीबा विखंडित होकर दो अमीबा बनाएगा। आइए, निम्नलिखित में कौन सा हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच समानता को निरूपित करता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के पावर हाउस को कहते हैं, जबकि हरित लवक भी पादप जंतु में क्या होते हैं, भोजन बनाने का कार्य करता है। अब ये देखिए, दोनों प्रकाश संश्लेषण करता है, ये बात सही है। माइटोकॉन्ड्रिया भी एटीपी बनाएगा और हरित लवक भी, दोनों श्वसन करते हैं, दोनों में। अब ऐसे देखिए, नहीं 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 नहीं, गलत हो जाएगा भाई। माइटोकॉन्ड्रिया कभी प्रकाश संश्लेषण करता है जी, नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। देखिए, दोनों श्वसन करते हैं। देखिए, हम ये नहीं कह सकते हैं कि हरित लवक श्वसन करता है। अच्छा, दोनों में अपना स्वयं का डीएनए और 70S राइबोसोम होता है, दोनों में क्लोरोफिल तो नहीं होगा। अब बचा ये, देखिए, श्वसन करेगा दोनों या नहीं करेगा ये हम नहीं कर सकते हैं, पर ये बात हम पढ़े हैं कि दोनों में अपना खुद का डीएनए और 70S राइबोसोम होता है। हरित लवक में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है कि अपना स्वयं का डीएनए और 70S राइबोसोम होता है। किसमें, तो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में। आइए अगले प्रश्न, न्यूरॉन में डेंड्राइट्स का प्राथमिक कार्य क्या है। देखिए, न्यूरॉन का एक संरचना बनता है, हम उसको थोड़ा सा बनाने का कार्य करते हैं। न्यूरॉन की संरचना को बनाने का कार्य करते हैं, ऐसे ऐसे इस तरीके से इसका ये केंद्रक हो गया, यहाँ से भाग निकलते हैं और यहाँ ये इस तरीके से फैला हुआ होता है। ठीक है, इस तरीके से क्या होते हैं, फैला हुआ होता है। इसी को क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। ये नीचे और यहाँ पे ये इस हिसाब से बटा हुआ भी होता है। अब इसमें क्या पूछा जा रहा कि न्यूरॉन में डेंड्राइट्स की प्राथमिक कार्य क्या है। अब इसमें पहले समझना होगा कि डेंड्राइट्स कहाँ पर पाया जाता है, न्यूरॉन्स में डेंड्राइट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, उसका क्या कार्य है, ये पूछ रहा ना। न्यूरॉन में डेंड्राइट्स
का क्या कार्य होते हैं, ये पूछा जा रहा। चलिए डेंड्राइट्स के कार्य पहले ढूंढो, फिर आपको अवश्य जानकारी हो जाएगा। अक्ष तंतु से कोशिका कार्य तक संकेतों को प्रेषित करना, यही सही है। अंश तंतु में कोशिका कार्य तक संकेतों को क्या करना, प्रेषित करना। किसका? डेंड्राइट्स का कार्य है। किसका कार्य? डेंड्राइट्स का कार्य। देखिए ये जो फिगर बनाए हैं इसके बारे में हम आपको डीपली अवश्य बताएंगे, पर ये प्रश्न नहीं, पहले और प्रश्न आप देख लीजिए न्यूरॉन से संबंधित। ठीक है, आगे आइए। कोशिकीय अंगक एक जेली में निलंबित होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? देखिए कोशिका अंग जो, देखिए ये कोशिका हो गया, इसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग हो गए, जिसमें एक जेली होता है, अंदर में वही कोशिका द्रव जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म, ल्यूमेन, अस्ट्रोमा, न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए ये साइटोप्लाज्म दीजिए ना जी। कोशिका अंगक में एक जेली होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका अंदर एक जेली होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसे हम सब साइटोप्लाज्म कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आगे चलिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन कोशिका की आकृति एवं उसकी भूमिका के बीच में संबंध को सर्वोत्तम रूप देता है? सभी कोशिका गोल होते हैं, चाहे उनका कार्य कुछ भी हो, नहीं कह सकते हैं ये बात हम। कोशिका की आकृति उनके विशिष्ट कार्य के लिए होता है, ये बात हम कह सकते हैं। और अब नीचे का ऑप्शन हम नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो प्रश्न बार बार रिपीट है उसको एक बार करके निकलो। माइटोकॉन्ड्रिया में समान, प्लाज्मोडियम में भी स्वयं के खाली स्थान क्या होते हैं? अभी पढ़े हैं कि हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए और 70S राइबोसोम होता है। तो डीएनए और 70S राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में खुद के होते हैं। एक कोशिकीय जीव में अमीबा की आकृति क्या होते हैं? निश्चित, स्टार, चप्पल जैसी, परिवर्तनशील। अमीबा की आकृति परिवर्तनशील होती है। अमीबा की आकृति परिवर्तनशील होता है। एक कोशिकीय जीव में खाली स्थान प्रजनन, खंडन विधि, पूर्णयावन, पूर्णजनन, विखंडन, विखंडन विधि द्वारा होता है। एक कोशिकीय जीव विखंडित होता है, या तो द्विखंडन हो या बहुविखंडन हो, तो ये हमेशा एक कोशिकीय जीव विखंडन होता है, फिजिंग होता है। निम्नलिखित में कौन सी कोशिका अंगक जो पाचक एंजाइम से भरा होता है, जो खराब हुए कोशिका अंगक को ठीक करने एवं किसी बाहरी पदार्थ को पाचन करके कोशिका को स्वच्छ बनाता है, वही लाइसोसोम। लाइसोसोम क्यों नहीं आप देख रहे हैं, नष्ट करने वाला है। पाचक एंजाइम लाइसोसोम के अंदर ही भरा होता है, जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। निम्नलिखित में कौन कोशिका भित्ति का कार्य नहीं है? कोशिका भित्ति जो कि कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होते हैं, और यह पादप जंतु में होता है। कोशिका का आकार देना नहीं, कोशिका को यांत्रिक क्षति से बचाना हो सकता है। कोशिका के लिए प्रोटीन संश्लेषण नहीं करेगा, कोशिका से कोशिका अन्योन्य में भी सहायक नहीं करेंगे। डायरेक्ट कोशिका के यांत्रिक क्षति को बचाने का कार्य कोशिका भित्ति के द्वारा किया जाएगा। अगले प्रश्न पे आइए। हाइड्रा जैसे जीवों द्वारा किस प्रकार की कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन प्रक्रिया में प्रजनन में किया जाता है? बताइए जल्दी से। मुकुलन के द्वारा प्रजनन कौन करेगा? मुकुलन के द्वारा प्रजनन कौन करेंगे? मुकुलन के द्वारा प्रजनन कौन करेगा? तो देखिए प्रकाश संश्लेषी कोशिका नहीं करेगा, पूर्ण रू उत्पादन कोशिका करेगा। देखिए पूर्ण रू उत्पादन कोशिका का मतलब क्या हुआ? पुनः से फिर से कोशिका का उत्पादन करना। रंध्री कोशिका नहीं करेगा, युग्मकी कोशिका नहीं करेगा। ठीक है, अभी तक 48 प्रश्न ही गए हैं और लगभग 1 घंटे का समय हो गया। देखिए ये प्रश्न अभी वन लाइनर प्रश्न नहीं है। हम बार बार शुरू से ही फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में भी बोले हैं कि भाई एनसीईआरटी की बेसिक जानकारी रहेगा वही यहाँ पे आंसर टिक कर पाएंगे, अन्यथा सभी लोगों को संभव नहीं है। निम्नलिखित में किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप दो समान संतति, बताइए, दो समान समसूत्री विभाजन कर दो। अगर एक कोशिकीय होता तो, अगर बहुकोशिकीय बहुकोशिकीय तो समसूत्री कर दो, एक कोशिकीय तो विखंडन कर दो। अर्धसूत्री विभाजन, दो भाग में बटाई तो अर्धसूत्री विभाजन करो ना, सोच क्यों रहे हो? यहां आ जाइए। दो न्यूरॉन के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? देखिए न्यूरॉन्स के प्रश्न को हम अभी ज्यादा समझाने का कार्य नहीं करते हुए फिर भी आगे की ओर बढ़ते चलते हैं। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, दो न्यूरॉन के बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है? दो न्यूरॉन के बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्स। और न्यूरॉन्स को समझाने का कार्य हमारा अभी रहेगा, क्योंकि अभी बहुत प्रश्न बाकी है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव में समान अनुवांशिक सामग्री वाले दो बराबर संतति कोशिका
अब भाई विखंडन करो ना, बाइनरी विखंडन, जब एक कोशिका दो भाग में बट रहा, विखंडित करो, उसको विखंडित करो। निम्नलिखित में कौन सी जीव प्रजनन में बहुविखंडन मोड के माध्यम से गुणन होता? बहुविखंडन दिया है क्या? प्लाज्मोडियम तो दिया ही है, मलेरिया प्लाज्मोडियम बहुविखंडन। सोचना क्या, लिस्मेनिया का दिया ही था जो कि एक विखंडन। जब विभिन्न आकार के प्याज के बल्बों को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो सभी के समान आयताकार संरचना दिखाई देते हैं, इससे क्या सिद्ध होता है? बताओ, ये प्रश्न कहाँ मिलेगा आपको? एनसीईआरटी के बेसिक के अलावा और कहाँ मिलेगा? केवल बड़े प्याज की में कोशिका होती है, गलत बात है। प्याज की कोशिका अलग अलग होती है। कॉर्क कोशिका का सजीव होता है, सभी सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं। ये बात सही है, ये बात सही है कि सभी जो सजीव होंगे वो किससे बना होगा, क्योंकि उसके जब प्याज की संरचना को देखा जा रहा, प्याज की संरचना को क्या किया जा रहा, देखा जा रहा, तो उसमें देख करके प्याज के कोशिका अलग अलग होंगे, ये बात तो नहीं कहेंगे, क्योंकि प्याज ही बना तो पूरी प्याज तो एक ही कोशिका से बना होगा, इसलिए एक ही हो गया। ठीक है, कौर कोशिका का सजीव, ये तो इसमें कोई बात ही नहीं है। D4 देवसेना सबसे सटीक है, सभी सजीव कोशिका से बने होते हैं प्याज, ये बात हम कह सकते हैं। अमीबा जैसे जीवों में प्रजनन की अलैंगिक विधि निम्नलिखित में कौन है? देखो, अमीबा क्या करता? विखंडन, विखंडन है, द्वि विखंडन। अमीबा क्या करता? द्वि विखंडन करता। अमीबा क्या करता? द्वि विखंडन करते हैं। निम्नलिखित में कौन से जीव द्विखंडन? भाई बताओ, अमीबा। प्रश्न को प्रश्न से आंसर बनाओ या आंसर से प्रश्न बनाओ। चयनात्मक परागमय झिल्ली के माध्यम से जल के विसरण को क्या कहते हैं? देखिए, कौन से द्वारा जाता है? बाष्पोत्सर्जन, प्रासरण, सक्रिय या विसरण? विसरण के द्वारा वायु जाएंगे, प्रासरण के द्वारा ये जाएगा, प्रासरण के द्वारा। तो 92 का क्या हो जाएगा? 92 का सही आंसर प्रासरण होना चाहिए, क्योंकि जो कोशिका झिल्ली होते हैं वो अर्ध चयनात्मक होता है और कुछ चीजों को अंदर आने जाने देगा, कुछ चीजों को अंदर आने जाने देगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? प्रासरण होंगे। अगर वायु गैस होता तो विसरण विधि के द्वारा जाता। चलिए, तंत्रिका कोशिका के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन गलत है? तंत्रिका सिग्नल को भेजता, बात सही है। डेंड्राइट सिग्नल प्राप्त करता है, डेंड्राइट सिग्नल प्राप्त करता है। तंत्रिका कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है, ये गलत है और गलत वाला ही पूछा है, क्योंकि तंत्रिका कोशिका में केंद्रक होता है, ना कि केंद्रक का अभाव होता है। तो जब हो गया तो डेंड्राइट सिग्नल को भेजेगा, तंत्रिका सिग्नल को बाहर भेजता है। देखिए, इसके तीन भाग होते हैं, न्यूरॉन्स या तंत्रिका तंत्र के तीन भाग हुए हैं। डेंड्राइट, डेंड्राइट क्या किया? सिग्नल प्राप्त किया। कोशिका पिंड, उसके बाद तंत्रिकाक्ष, ये तीन भाग से बने होते हैं। डेंड्राइट सिग्नल को ग्रहण कर लिया, कोशिका पिंड भी उसमें होते हैं और तंत्रिकाक्ष भी होता है, केंद्रक भी होते हैं, बट ये केंद्रक का अभाव कर रहा है, इसलिए डी गलत है। निम्नलिखित कोशिका में से किस कोशिका को एक छोर पर पार्श्व तंतु होता है? एक छोर पर, वैसे ये तो हमें लग रहा है न्यूरॉन्स की ही बात पूछेगा, न्यूरॉन्स की बात, क्योंकि पार्श्व तंतु। डेंड्राइट देख लीजिए, डेंड्राइट अभी दिया है, तो हम अभी ये तीसरे प्रश्न पढ़ रहे हैं डेंड्राइट, तो डेंड्राइट कहाँ होता? न्यूरॉन में होता, बाकी तो पढ़ो ही मत। डेंड्राइट इंग्लिश वर्ड को भी ध्यान रखो। पार्श्व तंतु डेंड्राइट का हिंदी हुआ, तो डेंड्राइट तो अभी पढ़ते आ रहे, तो ये न्यूरॉन्स में होता है। बहुकोशिकीय जीव में कोशिका के आकार एवं आमाप बहुत से अधिक भिन्नता होती है, जिससे जीव क्या होते हैं? प्रतिकूल परिस्थिति में खराब प्रदर्शन करता, संक्रमण और मृत्यु के प्रति संवेदनशील होते हैं, विभिन्न कोशिकाओं द्वारा भिन्न कार्य में अधिक कार्य कुशल होते हैं, ये सबसे ज्यादा सटीक है। आकार एवं आकृति अलग है, इसका मतलब क्या? उसका कार्य सबका अलग अलग है, तो सी हो गया। प्लाज्मा झिल्ली, समझ रहे हैं? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। वर्णात्मक, चयनात्मक परागमय झिल्ली क्यों होते हैं? क्योंकि कुछ पदार्थ को आने देगा और कुछ को नहीं, वह सभी पदार्थ की कोशिका में प्रवेश करने और बाहर निकलने से रोकता है, यही तो है उसका, कि ना तो सब निकल सकता और ना ही सब जा सकता। केंद्रीय विभाजन के बाद कोशिका द्रव के विभाजन के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? क्रोमैटिन, कंडेंसेट, कैरियोकिनेसिस या साइटोकाइनिस या इंटरफेज। इंटरफेज देखिए होता क्या है कि जब कोई भी कोशिका दो भागों में बंटता है, जब कोई भी कोशिका
दो भागों में बढ़ता है। तो उसके जैसे मान लो ये अमीबा हो गया, तो ये इसके केंद्रक हो गए। तो यहाँ क्या केंद्रक विभाजन के बाद अगले स्टेज में ये केंद्रक बड़े होंगे, उसके बाद अगले स्टेज में केंद्रक इस तरीके से दो भाग में बटा हुआ रहेगा। तो केंद्रक विभाजन के बाद जब इसमें जो कोशिका द्रव है ये भी अगले स्टेज में ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएंगे, ऐसे बन जाएगा। तो कोशिका द्रव भी दो भागों में बट गया। इसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? साइटोकाइनेसिस। कौन से शब्द? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस शब्द का प्रयोग किया जाता है। न्यूरॉन के किस भाग में केंद्रक और कोशिका द्रव होते हैं? देखिए दुमिकाएं और डेंड्रॉस है जो क्या करने का कार्य कर रहा, कोई भी आवेग को ग्रहण करने का कार्य कर रहा, कोई भी आवेग को ग्रहण करने का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो यहां पूछा जा रहा है कि किस भाग में केंद्रक और कोशिका द्रव होते हैं? तो कोशिकाएं में होता, सेल बॉडी जो इसके बीच में, जैसे हम ये जो अभी संरचना बनाए थे इससे जस्ट पहले इस तरीके से यहाँ, तो यहाँ तो यहाँ जो केंद्रक था, तो यहाँ पर जो केंद्रक और कोशिका द्रव जो थे, तो ये न्यूरॉन के किस भाग में होता है? तो इसका मुख्य जो सेल बॉडी होते हैं ना, वहीं पर ये मुख्य भाग होता है। तो कोशिकाएं होते हैं, सेल बॉडी में होते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाइए। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अमीबा में पोषण प्रक्रिया को सर्वोत्तम वर्णित करता है? देखिए अमीबा का पोषण कैसे करता है, कोई भी चीजों को पहले वो अंतःग्रहण करेगा, ये तो ऐसे ही चला गया, अब शोषण नहीं करेगा, अंतःग्रहण किया, अंतःग्रहण के बाद पाचन करेगा, पाचन के बाद अवशोषण करेगा, तब बाहर करेगा। ये सही है, ना कि उसको तुरंत बाहर नहीं कर देगा। तो अमीबा है जो भोजन को अंतःग्रहण करता है, पाचन करता, अवशोषण करता, फिर बाद में बहिः निक्षेपण करता। ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। चलिए दिए गए कथनों को पढ़कर सबसे उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। वही कथन निष्कर्ष कथन कर रहा, इष्ट कोशिका से निकलने वाला छोटा बल्ब जैसा प्रक्षेप मुकुल होता है। बात सही है कि जब हाइड्रा में क्या होता है, मुकुल होता है, तो इस तरीके से पहले इसमें एक उभार निकलता है। ठीक है, जो छोटा बल्ब जैसा मुकुल होता, मुकुल निर्माण की श्रृंखला में इष्ट की मुकुलन प्रक्रिया में पाई जाती है। हमें तो लग रहा दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, दोनों सही है। क्योंकि पहले ये जो निकलेगा इष्ट से मुकुलन होगा, वह मुकुलन फिर बड़ा होगा, 24 से 48 घंटे में और बड़े, फिर और बड़े हो जाते हैं। तो ये दोनों सही है। निम्नलिखित में से किन कोशिका में लवक अनुपस्थित होते हैं? अभी लवक नहीं पाया जाता। देखिए पत्ती कोशिका, मूल कोशिका, अस्टेमी। वैसे पेशीय कोशिका में क्या करेगा जी, लवक का काम पेशीय कोशिका में नहीं होना चाहिए, पेशीय कोशिका में लवक का कार्य नहीं होगा, ये पेड़ पौधे में होते हैं, ना कि जंतु में पेशीय होंगे। निम्नलिखित में कौन जीव के उत्तक का उदाहरण नहीं है? कहां चला गया भाई, काहे छटपटा रहे हो? निम्नलिखित में कौन है जो जीव के उत्तक का उदाहरण नहीं है? न्यूरॉन, अस्थि, रुधिर, पेशी। अब कौन है जो उत्तक, क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में जीवों के उत्तक का उदाहरण नहीं है। न्यूरॉन उत्तक का उदाहरण नहीं है, अस्थि एक प्रकार के उत्तक है, रुधिर एक प्रकार का उत्तक है, पेशीय उत्तक होते हैं, न्यूरॉन नहीं है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव में पाए जाने वाले सूक्ष्म नलिकाएं संरचना नेटवर्क को क्या कहते हैं? देखिए यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव में पाया जाने वाला सूक्ष्म नलिकाएं होते हैं, उस नलिकाएं को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को तो उसको पावर हाउस कह दिए, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कह दिए, गोल्जी उपकरण या अंतःद्रवीय जालिका। तो उसमें देख लीजिए अंतःद्रवीय जालिका सूक्ष्म नली होते हैं, संरचना होता, उसको अंतःद्रवीय जालिका कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में पाए जाने वाले सूक्ष्म नलिकाएं संरचना को क्या कहते हैं हम सब? अंतःद्रवीय जालिका, जो दो प्रकार के होते हैं, बताया जा चुका है आपको। 1831 ईस्वी में किसने पहली बार केंद्रक का खोज किया? भाई ब्राउन कहाँ है, ब्राउन कहाँ? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन। निम्नलिखित में से किस कण की उपस्थिति के कारण रुक्ष अर्थात वही जो रुखड़ी अंतःद्रवीय जालिका, भाई क्या होता? राइबोसोम, बता चुके हैं। रुखड़ी में राइबोसोम, चिकनी में क्या हो गया? चिकनी में क्या था? वसा था, लिपिड था, लिपिड था, वसा था, और रुखड़ी में राइबोसोम था, रुखड़ी में राइबोसोम था। निम्नलिखित में कौन सा कथन अंतःद्रवीय जालिका के बारे में गलत है? देखिए
जो रुखड़ी अंतर्द्रव्यीय जालिका सतह पर राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, सही हो सकता है। अंतर्द्रव्यीय जालिका के अंदर अनुवांशिकी संग्रह होते हैं, नहीं। अंतर्द्रव्यीय जालिका कोशिका के भीतर पदार्थ के परिवहन में मदद करता है और विशेष रूप से कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच, नहीं, ये भी गलत है। चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका लिपिड का बना होता है, ये बात सही है, जो कि लिपिड के संश्लेषण में शामिल होते हैं। देखिए अंतर्द्रव्यीय जालिका में राइबोसोम होता है, लेकिन ये ढूंढो कि वह प्रोटीन का संश्लेषण करता है कि नहीं, प्रोटीन का संश्लेषण करता है कि नहीं। देखिए ये संश्लेषण में शामिल नहीं होते हैं, ये भी गलत है। अंतर्द्रव्यीय जालिका में राइबोसोम लगे होते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ये भी गलत है, तो इसको पढ़ो। अंतर्द्रव्यीय जालिका अपने अंदर आनुवांशिक सामग्री को संग्रह करता है, ये सही है। कौन सा? 78 का बी नंबर सही है, ठीक है, 78 का बी, बाकी ये गलत है, सब गलत है। अभी 70 तक पहुंचो किसी तरीके से। लाइसोसोम का प्राथमिक कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली के लिए प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण करना, बाहरी पदार्थ और घिसे हुए कोशिका का पाचन करना। भाई यही होगा, वही चीज जो बाहरी पदार्थ आएंगे उसको अवशिष्ट को पचाने का कार्य करेगा। B4 बाहुबली। खुरदरी अंतर्द्रव्यीय और चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका का मुख्य निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? चिकनी के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? साइटोसेल, राइबोसोम। देखिए इसमें 70S राइबोसोम जो है ना, तो ये राइबोसोम होंगे, राइबोसोम 70S राइबोसोम, और 80S राइबोसोम जो होता था। अमीबा के विखंडन की प्रक्रिया के फलस्वरूप, काहे भाग रहे हो, कहाँ चले गया भाई, तुम तो आ जाओ। ओहो, अच्छा ये रहा। अमीबा के विखंडन की प्रक्रिया पर निर्माण होता, दो समान आकार के अनुवांशिक रूप से समान संतति कोशिका। पहला ही सही है, पहला सही, क्योंकि दो ही कोशिका बनते हैं, अमीबा में विखंडन होता है, ये सही है। किसी जीव में कोशिका भित्ति का स्थान क्या होता है? किसी जंतु कोशिका में, जंतु में तो नहीं होता, किसी पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक अंदर ना है, ठीक बाहर होता है, बी भी गलत हो गया, जंतु में तो होता ही नहीं। किसी पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर, D4 देवसेना इसका सही आंसर 74 का। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग होता? तंत्रिका शिरा, कोशिका, तंत्रिकाक्ष, सबसे लंबा शिला, या सेल बॉडी, वो तो गोल होता है जी, गोल होता है। सेल बॉडी क्या होते हैं? अरे काहे कीड़ा भी दौड़ रहा, काहे तंत्रिक, हम चाह रहे हैं कि 70 तक पहुंचे, तो ये काफी ऐसे ही नौटंकी के लिए। सबसे लंबा सिरा पूछ रहा है ना, सबसे लंबा सिरा तंत्रिकाक्ष ही होते हैं, कहाँ चला गया, काहे देख रहे हो, तंत्रिकाक्ष है जो एक्सॉन सबसे लंबा सिरा होता है। अमीबा में द्विखंडन के दौरान निम्नलिखित में कौन अंग सबसे पहले, भाई केंद्रक सबसे पहले विघटित होगा, सी हो जाएगा। हाइड्रा जैसे मुकुलन की प्रक्रिया में सही वर्णित करता है। जीव के भीतर विशिष्ट कोशिका में एक मुकुल बनता है जो जीवन भर जुड़ा रहता है, नहीं अलग हो जाता। एक मुकुल नियमित कोशिका विभाजन के कारण एक उभार के रूप में बनता और परिपक्व होकर अलग हो जाता। B4 बाहुबली सही है, B4 पहले उभार होगा और बाद में अलग होगा। चलिए निम्नलिखित में कौन सी कोशिका अंग पुटिकाय में उत्पादन के भंडारण में संशोधन एवं पैकिंग का कार्य करता? गोल्जी उपकरण, और क्या, गोल्जी उपकरण। तो ये 70 तक ही हुए, सोचिए 148 से 70 तक पहुंचने में अभी देख लेते हैं 7:25 में, लगभग 7:15 या 1 घंटे 20 मिनट के आसपास में ये वीडियो पहुंच गए होंगे। तो थोड़ा सा एनर्जी अब डिस्चार्ज हुआ, तो फिर ये 70 प्रश्न कल करवा देंगे हम, और उसके बाद ही केमिस्ट्री या फिजिक्स किसी भी टॉपिक्स में एंट्री लिया जाएगा, ठीक है। तो पहले अभी इसको कल भर कोशिका के और क्लास चलेंगे, ठीक है।